नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर्स टॉक में। दुनिया में बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता है, तो वहीं लाख कोशिशों के बावजूद तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद भी कई महिलाओं की गोद सूनी रह जाती है। ऐसे में आईवीएफ तकनीक उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आई है। आपको बता दें, आईवीएफ एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। कैसे होती है पूरी प्रक्रिया, कितनी सेफ है ये और कितनी सफल है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीतू भूषण, मेयर, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस, एमएस, मेयर्स आई एंड फर्टिलिटी क्लिनिक, दिल्ली। डॉक्टर श्वेता गोस्वामी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, जीवा फर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर, नोएडा। डॉक्टर मीतू, मैं सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताइए, इनफर्टिलिटी होती क्या है? Infertility basically by definition we mean कि एक कपल अगर एक साल से ज़्यादा इकट्ठे रह रहे हैं और फिर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर रहे और फिर भी उनको बेबी नहीं हो पा रहा, that is infertility. For a younger age group, less than 30, less than 35, we will give them a year. But when they are above 35, we will give them only 6 months. So अगर 6 months 35 से ऊपर है, अगर आप साथ रह रहे हैं और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे, that couple is considered as an infertile couple and they should come up to a clinic for treatment. डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉमन कॉजेस क्या हैं? तो फीमेल इनफर्टिलिटी के टिपिकल हम ये कहते हैं, जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओवरीज, हमारी फिलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस, ये तीनों ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर किसी के मान लीजिए पीरियड्स इरेगुलर हैं या पीरियड्स रेगुलर भी हैं बट ब्लड टेस्ट बताती है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो एक कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसको हम कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। तो हम कहते हैं कि एक होती है हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी की समस्या, जिसमें महिला के हर मंथ ठीक से अंडे नहीं डेवलप हो रहे होते। क्योंकि वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहे होते तो उनको यही नहीं समझ में आता कि उनका ट्राइंग का टाइम क्या है, प्लस उनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसी महिलाओं को दवाई के माध्यम से कंसीव कराने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन होता जा रहा है वो है एग क्वालिटी पुअर हो जाना। मतलब अगर हमारी अंडे की मात्रा, जिसको हम क्वांटिटी या क्वालिटी कम होने लगती है, या हम ब्लड टेस्ट के माध्यम में कहते हैं कि उनका AMH, एंटी मुलेरिन हार्मोन, लो आता है, तो हम कहते हैं कम ओवेरियन रिजर्व, जो वैसे भी एक महिला का, हर किसी का एज के साथ कम होने लगता है, बट पुअर एग क्वालिटी या डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व एक काफी अनकॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है, जो शायद हमारे पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, उन सब की वजह से हो रहा है, बट एक वो सेकेंड कॉमन कारण है जिसकी वजह से महिला को कंसीव करने में परेशानी हो सकती है। तीसरा कॉमन फैक्टर होता है ट्यूब्स में ब्लॉकेज। तो ओवरऑल इसके लिए हमें ये समझना है कि हर महीने बच्चा ठहरता कैसे है। तो हमारे साइकिल के यूजुअली 12वें 13वें दिन एक एग बनता है, वो एग ठीक से बनना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने बताया कि पहले 1-2 कारण उसकी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उस एग को वहां ओवरी से निकल के नलियों में, फिलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज होना होता है। तो अगर कोई फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है तो उस कारण से लोग नहीं कंसीव कर पाते, उसको हम कहते हैं ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। इसके अलावा कंडीशंस होती हैं, एक होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब महिला के ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट दिखते हैं, या लैप्रोस्कोपी या दूरबीन के जांच पे पता चलता है कि वहां पे ब्लड के थक्के हैं, जिससे कि ट्यूब ओवरी के फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक कॉमन कारण होता है कंसीव ना हो पाने पर। इसके अलावा जो हम मेल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें 2-3 कॉमन कारण होते हैं। पहला होता है, हम कहते हैं कि स्पर्म टेस्ट जो कराया जाता है उसमें सीमन प्रॉब्लम्स। तो जब हम स्पर्म टेस्ट में स्पर्म देखते हैं सीमन में, तो हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर उसमें मोटिलिटी कम हो, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, जो फास्ट रनिंग स्पर्म्स हैं उनकी, उसको हम कहते हैं एस्थीनोजूस्पर्मिया। अगर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं लग रही, चाहे काउंट मोटिलिटी ठीक क्यों ना हो, तो वो कहते हैं हम लो स्पर्म मोर्फोलॉजी, यानी कि टेराटोजूस्पर्मिया। और कभी कभी ये आपस में इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। चौथा फॉर्म होता है एजूस्पर्मिया, मतलब बिल्कुल ही सीमन तो ठीक आ रहा है बट स्पर्म काउंट बिल्कुल नहीं, निल है। तो इन सब फैक्टर्स पे इवैल्यूएट करना पड़ता है। और पांचवा होता है इंटरकोर्स इशू, या कभी कभी स्पर्म आना ही नहीं, एन इजैकुलेशन,
तो ये थोड़े अनकॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेल फर्टिलिटी के फैक्टर में ऐड अप करते हैं। एंड दोनों के अगर हम कंबाइंड फैक्टर्स कहें तो कोई इंटरकोर्स इशू है, कभी महिला को हो सकता है वैजिनिस्मस या ट्राई करने में दिक्कत होती हो, कभी कभी हस्बैंड्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि इरेक्शन होके ठीक से स्पर्म इजैकुलेट करने में दिक्कत हो, इनको हम कंबाइंड फैक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पे मेल और फीमेल फैक्टर्स दोनों ऑपरेट करके वो बेसिकली इंटरकोर्स या ठीक से इंटरकोर्स इशू है तो कहीं ना कहीं ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्रॉडली कारण होते हैं मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी फैक्टर्स। डॉक्टर मीतू, मेरा सवाल आपसे है, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर अ कपल जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो, जिनको बेबी ना ठहर पा रहा हो एक बारी भी, दैट इज नोन एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये होता है जिनको पहले एक बेबी हो और वो दूसरे बेबी के लिए कोशिश कर रहे हो, या पहले प्रेगनेंसी आके अबॉर्शन हो चुका हो और एक बारी एटलीस्ट वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं और वो दूसरी बारी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। ठीक है, दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बारी जैसे पहले सिजेरियन हुआ हो, उसके बाद ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, या फीमेल की एज ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उसका रिजर्व कम हो जाता है। इस तरह के कुछ कारण हम एक्सपीरियंस करते हैं इन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। डॉक्टर श्वेता, ये बताइए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है और इसके इंडिकेशंस क्या हैं? आईवीएफ जो होता है उसको हम कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आईवीएफ का मतलब होता है कि जो काम फिलोपियन ट्यूब में होता है वो हम लैब में करते हैं। एंड उसको इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है कि बच्चा जो फर्टिलाइज होता है, फॉर्म होता है, वो लैब में होता है। तो आईवीएफ जो है 1978 में पहली बार जो डिस्कवरी और सक्सेस मिला था वो हुआ था जिन पेशेंट्स का फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक था, क्योंकि रियलाइज ये हुआ था कि अगर एग भी ठीक बन रहा है, स्पर्म भी ठीक है, यूट्रस ठीक है, बट क्योंकि फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, कपल फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा और बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहा, तो उस केस में हम लोग एग्स बाहर निकालते हैं, स्पर्म से फर्टिलाइज लैब में करते हैं, जो काम फिलोपियन ट्यूब में होता है उसको बाहर करते हैं। 2 से 5 दिन तक उस भ्रूण को या एम्ब्रियो को बाहर कल्चर करके डिटेक्ट करते हैं बेस्ट एम्ब्रियोज कौन से हैं और उनको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। एंड इनके मेन इंडिकेशंस शुरुआत में तो सिर्फ ट्यूबल फैक्टर था, क्योंकि ये बनाया इसलिए गया था कि भाई जिनको ट्यूब ब्लॉक है वो करें, बट आज की डेट एंड एरा में हर पेशेंट विद एवरी इंडिकेशन के लिए आईवीएफ एज ए लास्ट रिजॉर्ट होता है। बट अगर किसी के एकदम ही ब्लॉक फिलोपियन ट्यूब है, किसी का स्पर्म फैक्टर है जहां सीमन काउंट 10 मिलियन से कम है, मोटिलिटी 10% से कम है, तो उस केस में डायरेक्टली आईवीएफ पे जाने में ही फायदा होता है, क्योंकि अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा होता। बट और कोई भी रिलेटिव फैक्टर्स में, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो, किसी का एग काउंट या एएमएच लो है तो स्पीड अप करने के लिए कि जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, किसी का पीसीओडी है जहां उन्होंने नॉर्मल तरीकों से बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो रहा, उनके केस में भी आईवीएफ इंडिकेटेड होता है। किसी के स्पर्म की काउंट अगेन बहुत लो नहीं है पर एटलीस्ट लोअर साइड पे है, आईयूआई ट्राई किया फेल हो गया तो आईवीएफ पे जाया जाता है। अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो उसमें तो आईवीएफ का एक काफी बड़ा महत्व है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोसेसेस को बाईपास करता है। तो जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं वो ट्यूबल फैक्टर, स्पर्म फैक्टर, इंक्रीज मैटरनल एज है, बाकी बट बहुत सारे रिलेटिव इंडिकेशंस हैं, व्हिच मींस ट्रीटमेंट अगर जिस भी फॉर्म में चल रहा है, अगर लास्ट रिजॉर्ट हमको लगता है हो नहीं रहा, किसी के एग्स है ही नहीं तो उनको शायद डोनर एग की जरूरत हो, तो आज की डेट एंड एरा में मेरे हिसाब से कोई खास बहुत ही पेशेंट्स की रिपोर्ट खराब है, नहीं तो किसी ना किसी माध्यम से उनको कंसीव कराने के लिए कोशिश करी जा सकती है, और वो लास्ट रिजॉर्ट वैज्ञानिकली आईवीएफ को ही कहा जाता है। डॉक्टर मीतू, आईवीएफ के लिए आगे बढ़ने से पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए? आईवीएफ कराने से पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो जैसे कि आपके कुछ वायरल मार्कर्स, जो HIV, HBsAg, HCV की कोई और डिजीज तो नहीं है, आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि आपका थायराइड लेवल्स या प्रोलैक्टिन लेवल्स, या फिर आपका हीमोग्लोबिन, आपका रैंडम ब्लड शुगर, आपका थैलेसीमिया प्रोफाइल, इस टाइप के, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो बेसिक टेस्ट होते हैं जिनको पहले किया जाता है। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए
टेस्ट अलग से होता है जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम स्पर्म की जांच करते हैं उनके कि उनके स्पर्म्स ठीक हैं या नहीं है। जो एटलीस्ट 3 डेज का गैप होना चाहिए जब हम सैंपल देते हैं फॉर सीमन एनालिसिस। डॉक्टर श्वेता, आईवीएफ में ओवेरियन स्टिमुलेशन की आवश्यकता क्यों होती है और उसकी निगरानी कैसे की जा सकती है? तो इसमें हमको फिर से यही चीज समझनी है कि एक महिला का ओवरऑल जो एक बार एग बनता है उसमें प्रेगनेंसी का चांस सिर्फ 20% होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वैज्ञानिकली हम कहते हैं कि 6-7 एग्स में से कोई एक एग कभी होता है किसी एक मंथ में जब वो एग ठीक होगा। तो जब हम बाकी सारे प्रोसेसेस को तो आईवीएफ में सक्सेसफुली बाईपास कर देते हैं, बट अगर हम जो सिर्फ एक नॉर्मली एग बन रहा है उसको ही हम एक्सट्रैक्ट करके बस एग्स बना देंगे तो हमारे पास बहुत सारा अच्छा सक्सेस रेट होने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो आज की डेट एंड एरा में ओवेरियन स्टिमुलेशन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम कहते हैं हमारे एक एग नहीं, हमको 8, 10, 12, आइडियल आईवीएफ में हमें 12 से 18 एग्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। जब हम लैब में इनको कल्चर करते हैं तो हमको पता चलता है कि इन 18 एग्स में से भी फाइनली सिर्फ 4-5 भ्रूण ही अच्छे हैं, और उन 4-5 भ्रूण में से भी जब हम 2 करके मान लीजिए भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं तो सक्सेस रेट 70-75% का होता है। इसका मतलब 18 एग से शुरू करके हार्डली फाइनली 1-2 एम्ब्रियोज हमारे हेल्दी निकलते हैं। और इसीलिए ओवेरियन स्टिमुलेशन करना या महिला को जो शुरू के आईवीएफ में 12-13 दिन इंजेक्शन लेने होते हैं वो एक कंपल्शन सा होता है। ऑल्सो आज की डेट एंड एरा में कॉन्सेप्ट होता है क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी का, मतलब हम कहते हैं हम एक बार बहुत सारे एग्स निकाल के एम्ब्रियोज के अपने स्टोर बना लें। अगर हमारा खुदा न खास्ता पहले साइकिल में कंसीव नहीं हो तो महिला को दोबारा से इंजेक्शन और स्टिमुलेशन ना लेना पड़े, उनके पास और भ्रूण रखे हों जिसके माध्यम से वो दोबारा एक 70-75% के चांस पे ट्राई कर सकते हैं, बशर्ते उनकी एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी हो। एंड जहां तक आप मॉनिटरिंग का पूछ रहे हैं, तो मॉनिटरिंग का ये होता है कि अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के माध्यम से देखा जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि पीरियड के 2nd-3rd डे से दूसरे तीसरे दिन से जब से आईवीएफ शुरू होता है 12-13 दिन तक कंटिन्यूअस इंजेक्शंस चलते हैं, और हर बीच में 2-3 दिन में अल्ट्रासाउंड और बीच में 2 या 3 बार ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जो हमें ये बताता है कि हमारे मुताबिक जितने हमको एग्स और एम्ब्रियोज की अभिलाषा है एक पेशेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक उतना रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है कि नहीं। डॉक्टर मीतू, ये बताइए एग्स कैसे रिट्रीव किए जाते हैं और एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, और पूरे प्रोसेस के बारे में बताइए। जो एग रिट्रीव वाला प्रोसीजर है वो अंडर एनेस्थीसिया होता है। हम पेशेंट को बेहोश करके उसके एग्स निकालते हैं और उसमें कोई कट या कोई सर्जरी नहीं होती है। ये वुजाइनली जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसी पे प्रोब गाइड लग के थ्रू अ नीडल ये बने हुए फॉलिकल्स को हम एस्पिरेट कर लेते हैं। जब हम इन फॉलिकल्स को एस्पिरेट करते हैं तो हम ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को फ्लूइड अंदर लैब में देते हैं। वो चेक करता है कि इस फ्लूइड में एग्स निकले हैं या नहीं निकले हैं, और अगर नहीं निकलते तो कई बार हम डबल ल्यूमन नीडल भी यूज करते हैं, जिसके अंदर हम फ्लश करके फ्लूइड को भेज के फ्लश कर लेते हैं कि कोई एग अगर चिपका रह गया तो उसको बाहर निकाल सके। ठीक है, इस तरह हम एग्स को बाहर निकालते हैं, और इसके बाद हम एम्ब्रियोज बनाते हैं हस्बैंड के स्पर्म से मिक्स करके, चाहे आईवीएफ चाहे इक्सी, 2 प्रोसीजर्स के द्वारा एम्ब्रियोज बनाते हैं। जो एम्ब्रियोज बन जाते हैं उनको हम लैब इंक्यूबेटर में रख देते हैं फॉर ग्रोथ टिल 3rd डे या 5th डे। जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद हम उसको फ्रेश ट्रांसफर में यूज कर सकते हैं या फ्रोजन में। अब ये अगर हम फ्रेश ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डे 3 या डे 5 है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे प्रोजेस्टेरॉन के। जब वो इंजेक्शन लग जाएंगे तो आप उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए बुलाएंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर विदाउट एनेस्थीसिया हो सकता है। हमें पेशेंट का ब्लैडर फुल चाहिए उसके लिए, ताकि हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हुए ट्रांसफर करें, और ताकि हम बहुत स्मूथली जिस जगह हमें हम नॉर्मली चाहते हैं कि यूट्रस में जो लाइनिंग है, जो फंडस है, जो यूट्रस का टॉप है, उससे 1 सेंटीमीटर बिलो हम एम्ब्रियो को छोड़ें, और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए। छोड़ते हैं
उसमें पेशेंट बहुत रिलैक्स्ड और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टू लाइट, टू नॉइज, टू एवरीथिंग. दीज एम्ब्रियोज आर वेरी फ्रेजाइल, सो हमें इनको बहुत डेलिकेटली अंदर छोड़ना होता है. सो पेशेंट नीड्स टू बी रियली कोऑपरेटिव. अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है या उसको कोई और विजाइनल इस्थमस, कई लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है जैसे वो जिससे अपना प्रोब या कोई चीज नीचे के थ्रू डालने में दिक्कत होती है उनको, तो उन लोगों के लिए पहले से ही सोच के चलना चाहिए और उन लोगों के लिए एनेस्थीसिया शुड बी कंसिडर्ड फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर. डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जो भी महिला एम्ब्रियो ट्रांसफर कराती है उनके मन में बहुत सारे 100 के करीब सवाल होते हैं कि क्या मैं ये खा सकती हूँ कि नहीं, क्या मैं ये इतना कर सकती हूँ कि नहीं. तो अगेन अच्छी बात ये है कि अब ये विज्ञान हमारा 40-45 साल से है, तो हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे पेशेंट्स, 7-8 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैं जो लोग IVF करा चुके हैं, है ना. तो उसके हिसाब से हम डेटा निकाल सकते हैं और बड़ी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट या ये सारी चीजें प्रिकॉशंस में जो पहले हमेशा हमको लगता था IVF में नहीं चाहिए होता. एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत सिंपल स्टेप होता है जहां हमने जो भ्रूण बनाया उसको एफर्टलेसली यूट्रस के अंदर डाल देना होता है. हमें ये समझना है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, झिल्ली होती है जहां हम भ्रूण को डालते हैं, वो 2 ब्रेड स्लाइस ऑफ बटर की तरह होता है. तो आप एम्ब्रियो डालते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो आपस में बॉल्स फिर चिपक जाती हैं. तो हमारे चलने से, यूरिन पास कर देने से या खांसी कर लेने से या कुछ बहुत ज्यादा वॉक कर लेने से कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है. सिमिलरली डाइट में देखिए, हमें ये करना है, 12-14 दिन का वेट है, हमारे को अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है. वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. वे सब अच्छा भी जाना चाहिए, बट इसमें 70% का ही चांस है, तो हमें अपने मन को रेडी रखना है. मेरी नज़र में पर्सनली साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना और पॉजिटिव सोचना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आपको लेना है. उसके अलावा भी हम ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा जंपिंग नहीं करेंगे, हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे. 1-2 दिन मैक्सिमम ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली, फिजिकली रेस्ट दे पाएं. बट ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, आप 15 दिन लेट जाएं, 15 दिन छुट्टी ले लें, इस सबसे कोई साइंटिफिक फर्क नहीं पड़ता हमारे IVF के रिजल्ट पे. और खाने में भी हम कहते हैं, हमारा यूजुअल डिक्टम ये होता है कि 2-4 चीजें मना करते हैं, जैसे जिसको गर्म तासीर कहते हैं, हॉट नहीं बट गर्म तासीर में. तो जैसे पपाया है, पपीता है, पाइनएप्पल है, अनानास है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कॉफी है, हम कहते हैं ठीक है इन चीजों को अवॉइड करेंगे, बट घर का बना नॉर्मल खाना खाएंगे, अपना नॉर्मल डे टू डे लिविंग करेंगे. एक आध दिन थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, बट अपना बाहर भी जा सकते हैं, स्ट्रोल कर सकते हैं, घर के अंदर चल फिर सकते हैं, अपना एक नॉर्मल रूटीन करेंगे, क्योंकि ना करने से हम हर चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे. डॉक्टर मीतू, ये बताइए प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया जाना चाहिए और अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो क्या करना चाहिए? आपने IVF करा लिया है और उसके बाद आपको डॉक्टर ने 15 या 16 डेज की आपको दवाइयाँ दी हैं, वो नॉर्मली लिख के देते हैं आपको. अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हुआ है तो कई लोग आपको 14-15 डे पे टेस्ट करने को बोलते हैं, कुछ लोग 16 पे करते हैं. आप उस टाइम आपको एक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए बोला जाता है. यूरिन टेस्ट में अगर आप करते हैं, यूरिन ड्रॉप्स डालते हैं और 2 लाइंस आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. पर हर हमेशा IVF में आप जरूर ब्लड टेस्ट, जिसे कहते हैं बीटा HCG लेवल्स, वो टेस्ट कराने जरूरी हैं. वो अगर 10 से ऊपर हो तो वो पॉजिटिव है, और अगर आपका पॉजिटिव लेवल आता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे ताकि वो आपको आगे की दवाई और ट्रीटमेंट बता सके. आप जैसे ही आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी आए, आप लापरवाह नहीं हो जाएंगे, आप टाइम पे आके अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे ताकि आगे का ट्रीटमेंट आपका ठीक से चल सके और जो प्रेगनेंसी आई है उसको संभाला जाए. और फर्स्ट 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स के बाद प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है, उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा या दवाइयाँ हमें चलानी पड़ती हैं IVF में स्पेशली. दैट इज हाउ एन IVF प्रेगनेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कंसेप्शन. और आखिरी सवाल डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे लेना चाहूंगी, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट क्या होता है? IVF प्रेगनेंसी मैनेजमेंट और नॉर्मल प्रेगनेंसी, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हम IVF करेंगे
तो हमेशा बच्चा क्या सिजेरियन से ही होगा? तो अगेन हमको ये समझना है साइंस बिहाइंड इट कि आईवीएफ में क्या होता है, हमने इंजेक्शंस देके एग्स बनाए, उन एग्स को हमने बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं या हम अगले महीने कई बार आजकल फ्रोजन ट्रांसफर करते हैं, तो ओवरी का जो एक सिस्ट होता है जो हमारे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो आईवीएफ के केसेस में वीक होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग सारा हार्मोन्स बाहर से दे रहे होते हैं। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी मैनेजमेंट और नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में सिर्फ फर्क शुरू के 2 महीने ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। जब आप कंसीव कर जाते हैं तो ऑलरेडी आप सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, मतलब 4 हफ्ते पे होते हैं। तो 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक आईवीएफ में बाहर से हार्मोनल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमारा जो है बाहर का अंदर का हार्मोनल डेफिशिएंसी है। तो हमारे को मॉनिटरिंग थोड़ी ज्यादा करनी होती है, थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड आईवीएफ के केस में कई बार हर 2-3 हफ्ते में होता है, जस्ट टू मेक श्योर सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी तरफ से कुछ और दवाई ऐड तो नहीं करनी। तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग ज्यादा होता है, थोड़ा सा हार्मोनल सपोर्ट। जैसे अगर आप नॉर्मली कंसीव करेंगे तो सिर्फ एक फॉलिक एसिड मैक्सिमम दे दिया जाएगा, बहुत बड़ी हद एक प्रोजेस्टेरॉन की एक गोली दे दी जाएगी। बट आईवीएफ के केसेस में ज्यादातर खाने की दवाइयां, ओरल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स दी जाती हैं, कुछ बच्चेदानी में अंदर रखने की वजाइनल दी जाती हैं, कभी कभी इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, बट वो भी कोई कंपल्सरी नहीं होता, वो हर किसी को नहीं लेना होता। जैसे ही प्रेगनेंसी 3 महीना क्रॉस कर जाती है, 2.5 महीने क्रॉस कर जाती है, 10 to 12 वीक्स पे साइंस इज वेरी क्लियर, आपको सारी दवाइयां बंद कर देते हैं और तीसरे महीने के कंप्लीट होने पे, चौथे महीने पे ये प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट एक नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी मैनेजमेंट से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता। तो अगर आप 4th मंथ से किसी को भी दिखाएंगे, ना कोई मैनेजमेंट में फर्क पड़ता है, ना मॉनिटरिंग में, ना कोई पता कर सकता है कि ये प्रेगनेंसी आईवीएफ है या नॉन आईवीएफ है। तो 4th to 9th मंथ उसी हिसाब से मॉनिटरिंग होती है जिस हिसाब से किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है। 3rd मंथ पे वैसे भी इन नॉर्मल प्रेगनेंसी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनको हम लोग NT-NB स्कैन, डबल मार्कर, पेंटा मार्कर, NIPT टेस्ट कहते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल इशू, डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है। 5th मंथ पे एक अनॉमली स्कैन होता है कि बच्चे में कोई बनावटी खराबट तो नहीं है। एंड बट एज आई सेड, ये आईवीएफ और नॉन आईवीएफ में सेम मैनेजमेंट होता है। सिमिलरली 7.5-8 महीने ऑफ प्रेगनेंसी से थोड़े कभी कभी अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर टेस्ट, बीपी, ये सारा अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। डिलीवरी का डिसीजन भी भले नॉर्मल डिलीवरी होना है या सिजेरियन है, उसका आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ एक चीज रहती है कि जो आईवीएफ से कंसीव हुए हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कंसीव करें, तो प्रेगनेंसी थोड़ी सी ज्यादा रिलेटिव स्टेज में प्रेशियस हो जाती है। तो ना कोई पेशेंट रिस्क लेना चाहता है, ना कोई डॉक्टर रिस्क लेना चाहता है। तो हो सकता है थोड़ा सा सिजेरियन का रेट इस वजह से बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे के लिए सिजेरियन बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। बट पर से आईवीएफ का इसमें कोई रोल नहीं होता डिसीजन में कि आप नॉर्मल चाहते हैं या सिजेरियन चाहते हैं। सो मोटा मोटी इन समरी आई वुड लाइक टू से कि पहले 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी आईवीएफ मैनेजमेंट में विगरस मॉनिटरिंग होती है, दवाइयां थोड़ी ज्यादा दी जाती हैं, क्योंकि बच्चे को प्रेगनेंसी का सपोर्ट अच्छे से चाहिए होता है। 4th month onwards, there is absolutely no difference in IVF and non-IVF management. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। उम्मीद है आईवीएफ के प्रति लोग जागरूक होंगे और संतान सुख प्राप्त कर सकेंगे। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।